नमस्कार, मैं भावना स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय, ब्रह्मपुरी, जयपुर। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम शिक्षा शास्त्री सेकेंड ईयर के ज्ञान और पाठ्यक्रम विषय इसकी हम फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं और आज इसकी फर्स्ट यूनिट का लास्ट हमारा टॉपिक है, जिसमें कि हम बात करेंगे आज शिक्षा में चिंतन के बारे में। इससे पिछले वीडियो में हमने बात की है शिक्षा और समाज की, जहाँ पे हमने शिक्षा और समाज के सह संबंधों के बारे में हमने बात की कि शिक्षा और समाज किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा किस प्रकार एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। और इसके बाद हमने बात की थी, जो कि हमने पिछले वीडियो में ही की है, वहाँ हमने बात की कि शिक्षा और समाज के आपस में क्या दायित्व हैं, क्या कर्तव्य हैं, क्या महत्वपूर्ण कार्य हैं जो शिक्षा और समाज के द्वारा एक दूसरे के लिए किए जाते हैं या किए जाने चाहिए, और कौन से महत्वपूर्ण कदम हम मान सकते हैं, कौन से महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं जो शिक्षा और समाज एक दूसरे के लिए करते हैं। तो इन सभी बिंदुओं पे हमने पिछले वीडियो में चर्चा की है और आज हमारा नया ही टॉपिक है जो कि चिंतन से संबंधित है, शिक्षा में चिंतन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे चिंतन के अर्थ के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि चिंतन क्या होता है, इसके बाद इसकी परिभाषाएं, प्रकार और चिंतन शक्ति का विकास, किस प्रकार हम शिक्षा के माध्यम से या किस प्रकार हम अपने विद्यार्थियों में चिंतन शक्ति का विकास कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले चिंतन का अर्थ। अब हम अपनी दैनिक बातचीत में चिंतन शब्द का प्रयोग हम कई बार करते हैं। हम जब ये बोलते हैं कि हम सोच रहे हैं या मैं विचार कर रहा हूँ या मैंने ऐसा कुछ सोचा है, तो ये कहीं ना कहीं चिंतन के रूप में हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। और ये एक मनोवैज्ञानिक क्रिया है, क्योंकि ये सारा सब कुछ जो होता है वो मानसिक क्रिया होता है, मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। तो चिंतन कहीं ना कहीं एक मानसिक क्रिया है। तो और हम अपने दैनिक जीवन में बहुत बार चिंतन शब्द का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं ये कहती हूँ कि मैं उन दिनों के बारे में सोच रही हूँ जब मैं कॉलेज की स्टूडेंट थी या जब मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी, तो यहाँ जब हम सोच रहे हैं या जो मैंने शब्द यूज़ किया सोचना, तो वो चिंतन शब्द के प्रयोग ही है। चिंतन और याद करना, मतलब कि सोचना या किसी चीज़ को याद करने की जो मनोवैज्ञानिक क्रिया जो मेरे द्वारा की जा रही है किसी समय के से संबंधित। तो और एक दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि अगर कोई बच्चा ये बोलता है कि मैं बड़ा हो के, है ना, मैं उस घर के बारे में सोच रहा हूँ जो बड़ा हो के मैं बनाने वाला हूँ, मैं बड़ा हो के एक बहुत बड़ा घर बनाऊँगा और मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। तो वस्तुतः वो बच्चा जो है वो इस घर की या घर को बनाने के बारे में जो कल्पना कर रहा है, तो वो उसकी कल्पना है, वो सोच रहा है कल्पना के रूप में। और जो मैंने सोचा वो वास्तविकता थी, बल्कि मैं उसको याद कर रही थी जो भूतकाल में बीत चुका है, और ये बच्चा बात कर रहा है भविष्य के बारे में। लेकिन ये दोनों क्रियाएं मस्तिष्क के द्वारा की जा रही है। और एक अन्य उदाहरण भी है, जैसे दूर से कोई आती हुई, जैसे रोड पे हम हैं और अगर दूर से कोई स्पष्ट चीज़, कोई व्हीकल आ रहा है, तो हम उसको देख के सोचते हैं, या कोई व्यक्ति ऐसे बोलता है कि शायद, है ना, ये टैक्सी है, तो वो केवल क्या कर रहा है कि अपने प्रत्यक्षीकरण की व्याख्या कर रहा है, जैसा उसको प्रत्यक्ष हो दिखाई दे रहा है उक्त व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को। तो वह अपने अनुमान के आधार पे जो उसको प्रत्यक्षीकरण हो रहा है, तो वह एक इमेज बना रहा है, वो एक प्रतिबिंब बना रहा है कि शायद ये एक टैक्सी है। तो ये विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हैं जहाँ पे हम भूतकाल के बारे में सोच रहे हैं जो कि वास्तविक है, या हम भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं काल्पनिक है, क्योंकि भविष्य किसी ने नहीं देखा है। और अगर हम किसी अस्पष्ट चीज़ या जिसके जो हमें स्पष्ट नहीं है उसके हम प्रत्यक्ष रूप से उसके हम जब उसका बिंब बना रहे हैं, उसका चित्र बना रहे हैं, तो ये सारी क्रियाएं जो है कहीं ना कहीं मस्तिष्क के द्वारा की जाती है। ये मानसिक क्रियाएं हैं और ये ही चिंतन है। अब हम बात करेंगे चिंतन की परिभाषाओं के बारे में। चिंतन के बारे में, अब ये चिंतन कहीं ना कहीं मनोविज्ञान से संबंधित भी एक टॉपिक है, तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक भी ऐसे हुए हैं जिन्होंने इसके बारे में बात की है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं चिंतन की परिभाषाओं के बारे में। अब सबसे पहले रॉस महोदय, आपने कहा है कि चिंतन मानसिक क्रिया का भावात्मक पक्ष या मनोवैज्ञानिक वस्तुओं से संबंधित एक मानसिक क्रिया है। अर्थात रॉस महोदय बोल रहे हैं कि चिंतन मानसिक क्रिया का भावात्मक पक्ष। अब जब मैंने पिछले उदाहरण की बात की थी, जब मैंने कहा था कि मैं उन दिनों के बारे में सोच रही हूँ जब मैं कॉलेज की स्टूडेंट थी, या हमने उस बच्चे की बात की थी जो घर बनाना चाहता है,
तो कहीं ना कहीं ये दोनों जो क्रियाएं हैं, ये जो दोनों बातें हैं, वो हमारी मानसिक क्रिया से, हमारी सोच से संबंधित है, कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं से, हमारी फीलिंग्स से जुड़ी हुई वो चीज़ें थी। तो रॉस मेहता यही बोलना चाह रहे हैं कि जो चिंतन है वो मानसिक क्रिया है और भावनाओं से जुड़ी हुई है, व्यक्ति के फीलिंग्स के साथ जुड़ी हुई है। दूसरी बात वो बोलते हैं कि या मनोवैज्ञानिक वस्तुओं से संबंधित मानसिक क्रिया है। अब जब हम सोचते हैं तो जितना भी प्रकार का जो भी कार्यक्रम हो रहा है, जो भी प्रोग्राम हो रहा है, वो हमारे माइंड में हो रहा है, हमारे मस्तिष्क में हो रहा है। तो जो मस्तिष्क में चीज़ें चल रही है वो मनोवैज्ञानिक है, जिसमें हमारी फीलिंग्स भी है, जिससे हम कहीं ना कहीं जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। तो ये सारी जो है मानसिक क्रियाएं हैं। तो मनोवैज्ञानिक पक्ष या मनोवैज्ञानिक वस्तुओं से संबंधित ये सारी मानसिक क्रियाएं हैं। रॉस महोदय ने कहा है चिंतन को आपने इस प्रकार से परिभाषित किया है कि जो चिंतन है वो एक मानसिक क्रिया है, और मानसिक क्रिया का भी भावात्मक पक्ष है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में बहुत सारी क्रियाएं होती रहती है। बहुत बड़ा एक अचेतन मन भी होता है जिसमें भी बहुत सारे काम होते रहते हैं। तो जो भावात्मक पक्ष से जुड़ा हुआ है या जो मानसिक क्रियाएं हैं मनोवैज्ञानिक वस्तुओं से संबंधित, वो सारी चिंतन से संबंधित है, ये रॉस महोदय ने कहा है। अगली परिभाषा है गिलफोर्ड महोदय की। आपके अनुसार चिंतन प्रतीकात्मक व्यवहार है, यह सभी प्रकार के प्रतिस्थापन से संबंधित है। अब जो भी प्रतीकों के रूप में हम किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो हम कोई ना कोई टॉपिक पे या किसी न किसी बिंदु के बारे में हम जब चिंतन करते हैं, हम सोचते हैं, तो गिलफोर्ड महोदय यही बोल रहे हैं कि ये एक प्रतीकों के रूप में, चिन्हों के रूप में होता है कि हम किसी विषय वस्तु के बारे में सोचते हैं। चिंतन आप इस चीज़ को मान रहे हैं, जब हम किसी बिंदु के ऊपर जब हम चिंतन करते हैं, हम विचार करते हैं, तो ये प्रतीकात्मक व्यवहार है, उद्देश्यपूर्ण है, और यह सभी प्रकार के प्रतिस्थापन से संबंधित होता है। अगली परिभाषा है गैरेट महोदय की। आप कहते हैं चिंतन एक प्रकार की अदृश्य और अव्यक्त व्यवहार होता है। हम सब जानते हैं कि चिंतन अदृश्य है, अव्यक्त है, इसको हम मतलब ये हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ये मानसिक क्रिया है, और जिसको हम सामान्य रूप से प्रतीकों का प्रयोग होता है, जिसमें सामान्य रूप से प्रतीकों का प्रयोग होता है। यानी कि हम किसी न किसी, ये भी गैरेट महोदय भी गिलफोर्ड महोदय के अनुसार ये बोल रहे हैं कि जहाँ हम किन्हीं प्रतीकों पे, किन्हीं बिंदुओं पे, किसी टॉपिक के बारे में जब हम सोचते हैं या हम विचार करते हैं, तो ये सामान्य रूप से किसी टॉपिक से रिलेटेड होता है, जो कि अदृश्य और अव्यक्त व्यवहार है, क्योंकि ये जो पूरी क्रिया है ये मानसिक है। तो ये सारी परिभाषाएं थी। अब उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पे या निष्कर्ष रूप से हम ये कह सकते हैं कि चिंतन से तात्पर्य हमारी उन व्यवहारिक क्रियाओं से होता है, या हमारी उन व्यवहार क्रियाओं के प्रारूप से होता है, जिसमें कि हम विभिन्न वस्तुओं के बारे में या प्रतीकों के बारे में, व्यक्तियों के बारे में, घटनाओं का या फिर समस्याओं का, विशेष रूप से समस्याओं के समाधान के लिए अपने अपने ढंग से मानसिक चित्रण या क्रियान्वयन करते हैं, जो कि चिन्ह या प्रतीकों के रूप में होता है। यानी कि जो चिंतन है वो वही कि किसी न किसी बिंदु से, किसी टॉपिक से रिलेटेड होता है। वो वस्तु भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकती है, या घटनाएं भी हो सकती है, या कोई समस्या भी हो सकती है जिसका कि हम समाधान ढूंढना चाह रहे हैं। तो ये सभी प्रकार के क्रियाओं से संबंधित एक मानसिक क्रिया है, मानसिक क्रियान्वयन है। तो ये सारा चिंतन होता है, जिसको कि हम चिन्ह या प्रतीक के रूप में जो भी है हमारे मस्तिष्क में, जो किसी चीज़ के बारे में जो इमेज बनी हुई होती है, उससे हम विचार करते हैं। तो ये सारी जो है चिंतन मानसिक क्रिया होती है, जो विभिन्न प्रकार के प्रतीकों से संबंधित है। अब हम बात करेंगे चिंतन के प्रकार के बारे में, जहाँ हम बात कर रहे हैं सबसे पहला चिंतन का प्रकार है प्रत्यक्ष या बोधात्मक या मूर्त चिंतन। अब प्रत्यक्ष बोधात्मक चिंतन जो है, ये जो है वो चिंतन का सबसे सरल प्रारूप है, सबसे सरल प्रकार है, क्योंकि ये जो है प्रत्यक्ष बोधात्मक अपने नाम के अनुसार प्रत्यक्ष बोध से ही संबंधित होता है। ये प्रत्यक्ष बोध से संबंधित एक प्रकार का चिंतन है। इसमें क्या होता है कि प्रत्यक्षीकरण व्यक्ति की संवेदनात्मक अनुभूति की व्याख्या है। इसमें हम किसी चीज़ का प्रत्यक्ष अनुभूति करते हैं, किसी चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से हम देखते हैं, या हमारे पास उस चीज़ का हमारे पास अनुभव होता है। हम उस किसी भी विषय वस्तु या प्रतीक के बारे में हमारे पास अनुभव पहले से है, तो ये उससे संबंधित है।
प्रत्यक्ष बोधात्मक हमारे संवेदनात्मक अनुभूति से, जिसको कि हम पहले जैसे हमने किसी मिठाई का टेस्ट किया है तो हमें पता है वो मीठी होती है, या हम सामने अगर देख रहे हैं तो ये हमारी प्रत्यक्षात्मक अनुभूति हो गई। तो इसको हम इसके रूप में व्याख्यातित करते हैं जब हम प्रत्यक्ष रूप से किसी विषय को देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं, या हम उसका प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर चुके होते हैं। अगर मैं एक उदाहरण की बात करूं तो जैसे हम एक बच्चे को सेब देते हैं तो वो थोड़ी देर तो उसके बारे में एक क्षण के लिए सोचता है और फिर उस सेब को लेने से इनकार कर देता है। तो क्योंकि वो अपनी प्रत्यक्ष अनुभूति के आधार पे, अपनी संवेदनाओं के आधार पे वो सोचता है, वो व्याख्या करता है, क्योंकि उसने सेब को पहले भी चखा है, उसने पहले इस सेब को खाया है तो उसको अच्छा नहीं लगा था, तो उसको याद आ गया कि ये अच्छा नहीं है, इसलिए वह मना कर देता है। तो इस प्रकार जब हम प्रत्यक्ष रूप से किसी विषय वस्तु को देखते हैं या उसके बारे में हमारे पूर्व अनुभव होते हैं, तो उसके आधार पे हम इसकी व्याख्या करते हैं। तो चिंतन का ये पहला प्रकार था प्रत्यक्ष बोधात्मक या मूर्त चिंतन। दूसरा चिंतन का प्रकार है संप्रत्यात्मक या अमूर्त चिंतन। अब इसमें भी क्या होता है कि जो प्रत्यक्ष बोधात्मक चिंतन है, जो पहले प्रकार का चिंतन था, इसमें भी उसी की भांति वास्तविक विषयों या क्रियाओं के बोध की आवश्यकता नहीं होती है। अब प्रत्यक्ष वाले में तो हम वास्तविक रूप से किसी चीज़ के बारे में, विषय वस्तु के बारे में जानते थे, हम उसके बारे में या तो हमारे प्रत्यक्ष थी या हमको उसकी अनुभूति थी, हमको उसका अनुभव था। लेकिन जो दूसरे प्रकार का जो चिंतन है, जो कि संप्रत्यात्मक या अमूर्त चिंतन है, इसमें हमें विषयों की या क्रियाओं की जो वास्तविक अनुभूति है ये होना ज़रूरी नहीं है। अब इसमें क्या होता है, हम संप्रत्यों और सामान्यकृत जो विचार होते हैं उसका हम प्रयोग करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है भाषा, या जैसे मैं कहूँ कि वो इसको हम जो बुक्स होती हैं, अब ये थोड़ा जो प्रत्यक्षात्मक चिंतन होता है वो तो होता है छोटे बच्चों के लिए, और अप्रत्यक्ष संप्रत्यात्मक या अमूर्त चिंतन होता है थोड़े बड़े बच्चों के लिए, 10, 12, 15 साल या किशोरावस्था। जब हम अमूर्त चिंतन कर सकते हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो हम जिस भी विषय में बात करते हैं उसकी हमारे मस्तिष्क में इमेज बनने लगती है, तो ये अमूर्त चिंतन होता है। हमने बात की है अमूर्त चिंतन क्या होता है। तो ये इस प्रकार का चिंतन है जब किसी विषय की हमें प्रत्यक्ष अनुभूति की आवश्यकता नहीं होती है। ये भाषा के रूप में इसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है, और ये जो पहले प्रकार का चिंतन है उससे थोड़ा अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें जो व्यक्ति है उसका मस्तिष्क जो है वो इतना, उसकी मानसिक क्रियाएं विकसित हो जाती है कि वो अमूर्त चिंतन कर सकता है, किसी विषय में बात करके विचारों के आधार पे ही अपनी जो है एक जो बिंब होता है विचार क्रम का, वो अपने मस्तिष्क में निर्माण वह कर सकता है। तीसरा प्रकार है विचारात्मक या तार्किक चिंतन। अब जो तीसरा प्रकार है ये और भी ज़्यादा ऊंचे स्तर का चिंतन है। अब इसमें, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कोई निश्चित लक्ष्य होता है विचार करने वाले व्यक्ति के पास। अब इसमें सबसे पहला अंतर यही होता है सरल चिंतन से, जो ऊपर हमने 2 चिंतन पढ़े हैं उनसे सबसे पहला अंतर ये होता है कि सबसे पहले तो इसमें उद्देश्य होता है जो कि किसी समस्याओं से के हल से संबंधित होता है। हम इसमें किसी उद्देश्य को लेकर के चलते हैं कि हमें उक्त समस्या का हल निकालना है, ये हमारा कोई उद्देश्य होता है। या दूसरा हम ये कह सकते हैं कि इसमें अनुभूतियों को सफलतापूर्वक या सरलतापूर्वक एक दूसरे से हम जोड़ने की अपेक्षा जो हमारी समस्त अनुभूतियाँ, ये जो हमारे किसी विषय से संबंधित विचार होते हैं, जो हमारी समस्या है, उसका हम उसका हम अनुभूतियों का पूरा पुनर्गठन करके उसकी एक इमेज बना लेते हैं, और फिर उसमें से हम रास्ते निकालते हैं समस्या के समाधान के। यानी कि ये एक थोड़ा उच्च स्तर का चिंतन है, जहाँ पे हम किसी उद्देश्य को लेकर के चलते हैं, हम कोई समस्या का समाधान चाहते हैं, तो हमारे जितने भी प्रकार के अनुभव होते हैं समस्या से संबंधित या समस्या को हल करने से संबंधित, तो हम उसका पूरा एक इमेज बनाते हैं, पूरा एक साथ उसका पुनर्गठन कर लेते हैं, और उसमें से रास्ते निकालते हैं या उपाय निकालते हैं हमारी समस्या के समाधान के। अगले प्रकार का चिंतन है सृजनात्मक चिंतन। अब सृजनात्मक चिंतन, जैसे कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि ये कोई नई चीज़ का निर्माण करना होता है इसमें, और ये वस्तुतः किसी घटनाओं से, वस्तुओं से या स्थिति की प्रकृति की व्याख्या करने के लिए जब हम नए नियमों का निर्धारण करते हैं या नए नियम हम जब खोजते हैं, नए संबंधों के बारे में हम जब चर्चा करते हैं, तो ये उससे संबंधित होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक व्यक्ति खुद से स्वयं समस्या को पैदा करता है, स्वयं समस्या को खोज करता है अपने विचिंतन करने के लिए, और फिर उसके बाद स्वतंत्रतापूर्वक उसके समाधान के लिए
राज से खोजता है या समाधान के साधन खोजता है। अब इस प्रकार के जो सृजनात्मक चिंतन होते हैं वो वैज्ञानिकों तथा अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा इस प्रकार के चिंतन किए जाते हैं, जिसमें हम किसी नवीन समस्या का या कोई हम नवीन जो है नियम या उपाय निकाल रहे हैं, नए संबंधों की खोज कर रहे हैं, तो ये सृजनात्मक चिंतन है। अब एक प्रकार है चिंतन का अगला, पांचवा प्रकार, अभिसारी चिंतन। अब जो अभिसारी चिंतन है इसकी व्याख्या सबसे पहले पॉल गिलफोर्ड ने की थी, और इसमें क्या होता है कि किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए किसी प्रकार की सृजनात्मक योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि ये इस प्रकार का जो अभिसारी चिंतन है वो ज़्यादा करके स्कूलों में, जहाँ पे हम स्कूलों में हमको होमवर्क मिलता है या बुद्धि के जो परीक्षण किए जाते हैं उनमें, या जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो होते हैं उनमें इस प्रकार के चिंतन होते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि एक व्यक्ति के सामने एक क्रम होता है किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए, स्टेप बाय स्टेप उसको चलने के लिए, उसको आगे उसके सम्मुख जो है वो अपने पहले से ही उसके पास में जो है विचार उपलब्ध होते हैं। ये जो है चिंतन का परंपरागत प्रकार है। अब या फिर हम ये कर सकते हैं कि जिस प्रकार जो हमारी ये कुछ एबेसैडे वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें हम इस प्रकार का चिंतन अभिसारी चिंतन होता है, या हम एक चैप्टर पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो ये अभिसारी प्रकार का चिंतन है कि इसमें हमारे पास पहले से ही जो है जो हमारे पास एक क्रम होता है, हमारे पास उपलब्ध होते हैं साधन या हमारी समस्या के समाधान, तो हम उनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहते हैं। और चिंतन का अंतिम प्रकार है अपसारी चिंतन। अब ये जो है वो किसी भी समस्या के विभिन्न समाधानों या कार्य करने के लिए बहुत सारे जो प्रयत्न हैं उसमें से एक उत्तम समाधान या उत्तम प्रयत्न को चुना जाना ही अपसारी चिंतन है। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास समस्या है या कार्य है जिसको करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं हमारे पास, या समस्या के बहुत सारे हल हैं। अब उसमें से हमको बेस्ट चुनना है, और क्योंकि ये अभिसारी चिंतन में समस्या के समाधान के लिए, अब जो अभिसारी चिंतन था उसमें भी हमारे पास आंसर्स पहले से थे और उनको हमको क्रम वाइज उसमें हमको निकालना था हमारा आंसर। और इसमें अपसारी चिंतन में ये होता है कि हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं और उसमें से हमको बेस्ट लेना है। तो इन दोनों में ये अंतर होता है। तो अब इस प्रकार का जो चिंतन है उसमें बहुत सारे समाधान या बहुत सारी समस्याओं से संबंधित समाधान, बहुत सारे रास्ते होते हैं व्यक्ति के पास, जिसमें से जो है व्यक्ति अपनी सृजनात्मकता के आधार पे, अपनी चिंतन शक्ति के आधार पे, अपने अनुभवों के आधार पे सबसे बेस्ट का चुनाव करता है। तो ये अपसारी चिंतन है। अभिसारी चिंतन में व्यक्ति क्या करता है, उसके पास समस्या से संबंधित बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे क्रम होते हैं जिनको वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए चलता है। और अपसारी चिंतन में भी बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे हल हैं, लेकिन उसमें से बेस्ट का चुनाव करना होता है। तो ये हमारे थे चिंतन के प्रकार जिनके बारे में हमने चर्चा की है। अब है हमारा अगला बिंदु चिंतन शक्ति का विकास। अब कक्षागत हम अपने बच्चों में, जो हमारे विद्यार्थी हैं, उनमें हम चिंतन शक्ति का विकास कैसे कर सकते हैं उसके बारे में। अब जो है हमारी जो बच्चे हैं, हमारी उनकी सीखने की योग्यता हमारे चिंतन करने की योग्यता पे आधारित होती है। जो बच्चे जितना ज़्यादा सोच समझ ये एक प्रकार से जो है मानसिक क्रिया है, हम सब जानते हैं चिंतन करना, तो ये बुद्धि से संबंधित होती है। तो जो व्यक्ति या जो विद्यार्थी जितने ज़्यादा योग्य होते हैं उनकी चिंतन की क्षमता भी उतनी ज़्यादा अधिक होती है। अब जो व्यक्ति योग्य हैं इसमें चिंतन करने में, बुद्धि से जो व्यक्ति श्रेष्ठ होते हैं, हमें पता है हम बुद्धि के बहुत सारे स्टेप्स, बहुत सारे इसके क्रम होते हैं बुद्धि के, जहाँ पे हम बुद्धि परीक्षणों के आधार पे हम निकालते हैं, वर्गीकरण करते हैं कि किस बच्चे का बुद्धि स्तर कैसा है। तो इसके आधार पे जो है वो बात की जाती है कि किस प्रकार के चिंतन या किस प्रकार की बुद्धि लब्धि एक व्यक्ति की है। तो अब सीखना, चिंतन के द्वारा हम सीखते हैं। अब सीखने के लिए हम बहुत सारी अभ्यास करते हैं, शैलियों को, विभिन्न प्रकार की शैलियों को अपनाते हैं, बहुत सारा चिंतन करते हैं। तो जिस व्यक्ति में इसकी योग्यता ज़्यादा होती है वो ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से सीख पाते हैं। और अब इसके लिए हमारे पास सबसे पहला बिंदु है चिंतन शक्ति का विकास करने के लिए कि ज्ञान एवं अनुभूतियों की पर्याप्तता। कोई भी व्यक्ति है, अब जो चिंतन होता है वो बिना पूर्वाधार के या बिना आपके मस्तिष्क में किसी भी विषय से संबंधित पहले से ही कुछ प्रतीक होते हैं, कुछ बिंब होते हैं।
आपके कुछ विचार होते हैं किसी भी विषय से संबंधित, तो ही आप उस विषय में चिंतन कर सकते हो। तो चिंतन बिना किसी पूर्वाधार के नहीं हो सकता है। इस चिंतन करने के लिए आपके पास पूर्व अनुभवों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। किसी व्यक्ति का ज्ञान जितना ज़्यादा होता है, उसका चिंतन उतना ज़्यादा अधिक होता है, उतना ज़्यादा विकसित होता है। तो हमें ये करना चाहिए कि बच्चों में जो हमारे विद्यार्थी हैं, उन्हें विभिन्न विषयों से संबंधित या जो भी हम समस्या उनके समक्ष दे रहे हैं, चिंतन के लिए उन्हें हम प्रेरित कर रहे हैं, तो उससे पहले हमें बच्चों को पर्याप्त और उचित ज्ञान और अनुभूतियाँ देनी चाहिए, जिसके के द्वारा वो अधिकाधिक और अधिक स्पष्ट रूप से अपना चिंतन कर सकें। अब जो ज्ञान और अनुभव है, वो संवेदनाओं के द्वारा प्रत्यक्षीकरण से हम प्राप्त करते हैं। और ये मैं और दूसरा है कि पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करने के अवसर हमें कक्षागत अपने बच्चों को देने चाहिए, जिसके लिए बच्चे स्वाध्याय के लिए उन्हें प्रेरित करें। विचार विमर्श और स्वस्थ तथा अभिप्रेरणात्मक क्रियाओं के द्वारा हम अपने बच्चों के ज्ञान और अनुभूतियों में वृद्धि कर सकते हैं। उन्हें अधिकाधिक चिंतन के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं या उनकी चिंतन शक्तियों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सकते हैं। अब अगला बिंदु है हमारा अभिप्रेरणा तथा लक्ष्य की निश्चितता। अब जब हमने चिंतन की बात की है, तो चिंतन की जो क्रिया होती है वो उद्देश्यपूर्ण होती है। तो जब हमारे समक्ष या हमारे बच्चों के समक्ष हम जब उचित लक्ष्य या जब हम उनको अभिप्रेरित नहीं कर पाते हैं, तो उनका चिंतन भी अच्छे ढंग से या सही रास्ते पे नहीं हो पाता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लक्ष्य दिया जाए और अभिप्रेरित किया जाए बच्चों को चिंतन करने के लिए। तो इससे क्या होती है, चिंतन शक्ति को संगठित करने में सहायता मिलती है, विद्यार्थियों की चिंतन में रुचि उत्पन्न होती है, चिंतन में कुशलता आती है। तो इस प्रकार से इस प्रकार का हमें कार्य करना चाहिए कि एक लक्ष्य दिया जाना चाहिए, बच्चों को एक समस्या दी जानी चाहिए और उसकी समाधान के लिए या उक्त समस्या के हल ढूंढने के लिए हमें उन्हें अभिप्रेरित भी करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं चिंतन शक्ति का विकास करने के लिए अभिप्रेरणा तथा लक्ष्य होना ज़रूरी है। अगला बिंदु है पर्याप्त लचीलापन। अब कहीं ना कहीं जब हम सोचते हैं, विचार करते हैं, तो हम एक ही ढर्रे पे चलते रहते हैं, हम परंपरागत विचार शैली को कहीं ना कहीं अपनाते रहते हैं। तो हमें अपने बच्चों में या अपने विद्यार्थियों में ये ध्यान रखना है कि उन्हें पर्याप्त दूसरे के विचारों को सुनने की पर्याप्त लचीलापन हो, जहाँ हम किसी अन्य व्यक्ति के विचारों को सुन सकें, समझ सकें, हमारा जो वैचारिक दृष्टिकोण है उसमें बदलाव ला सकें। तो ये सारी स्थितियाँ जब होंगी, तो कहीं ना कहीं जो समस्या से समाधान में हमें सहायता मिलेगी और हम नए संबंधों का, नई संभावनाओं का निर्माण कर सकते हैं। समस्या के नई तरीके से हम हल विद्यार्थियों को खोजना सिखा सकते हैं। अगला बिंदु है धैर्य। अब चिंतन क्रिया में जो धैर्य होता है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी समस्याएं होती है, किसी चीज़ के बारे में हम सोचते रहते हैं किसी बिंदु पे, तो हम बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी जब हम सफल नहीं हो पाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं हार मान लेते हैं। वर्तमान अभी इस लेटेस्ट टाइम पे मैं देख रही हूँ कि आईएएस का अभी ही रिज़ल्ट निकला है और जस्ट 2 दिन पहले सब इंस्पेक्टर का भी रिज़ल्ट निकला है। तो हमें बहुत सारी प्रेरक कहानियाँ ऐसी भी मिली हैं उसमें कि वो लोग कम से कम 10-15 बार, कई बच्चे ऐसे हैं जो फेल होके भी फिर से प्रयास करते हैं और अंततः उनको अपनी मंजिल मिल गई है। तो धैर्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी कार्य को करने के लिए, चिंतन करने के लिए। तो जब हम समस्या का समाधान में या किसी हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में सफल नहीं होते हैं, तो हमें धैर्य का पालन करना चाहिए, हमें धैर्य रखना है, बच्चों को धैर्य रखना सिखाना है कि धैर्य के से अपने थोड़े धैर्य रखें और अपने कार्य में फिर से एक बार पुनः प्रयास करें, ताकि उन्हें समस्या के समाधान में सफलता मिले। तो चिंतन शक्ति का विकास करने के लिए विद्यार्थियों में धैर्य के गुण का निर्माण करना भी ज़रूरी है। अगला बिंदु है बुद्धि और विवेक। अब उचित चिंतन की योग्यता जो है वो कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि बुद्धि में निहित होती है। अब उचित चिंतन के लिए बुद्धि का उचित विकास करना, सही जो मार्ग है उसमें विकास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब विवेक चिंतन की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए, उसको प्रभावशाली बनाने का एक साधन होता है। आप किस प्रकार धैर्य से, पर्याप्त लचीलेपन के साथ, किस प्रकार अभिप्रेरणाओं को अभिप्रेरित होते हुए अपना कार्य करते हो, ये सारा सब कुछ जो है वो एक शिक्षार्थी के, एक व्यक्ति के विवेक पर निर्भर करता है। तो चिंतन प्रक्रिया में विवेक का भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। तो जब हम समस्या के समाधान के लिए अंतर्दृष्टि जो है वो हम पाते हैं हमारी बुद्धि से, हमारे विवेक के द्वारा,
और हम इन सभी के आधार पे बुद्धि और विवेक की सहायता से कहीं ना कहीं समस्या का हल हम खोज सकते हैं। तो एक शिक्षक को चाहिए अपने बच्चों की बुद्धि का पर्याप्त विकास करे, उचित मार्ग उनको दे, उसमें जो धैर्य है, विवेक के गुण हैं, अभिप्रेरणा और उनको प्रेरित करते रहना, उन्हें लचीलापन, पर्याप्त इस प्रकार के गुण देना कि हम उनका वैचारिक दृष्टिकोण विस्तृत बनाना। तो ये सारे कार्य एक शिक्षक का दायित्व होता है कि अपने बच्चों में चिंतन शक्ति का विकास करने के लिए वो करे। अगला बिंदु है संप्रत्यय तथा भाषा का उचित विकास। अब संप्रत्यय और भाषा हम पहले भी बात कर चुके हैं कि संप्रत्यय, प्रतीक, चिन्ह, भाषा, ये जो सब सारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं चिंतन का महत्वपूर्ण साधन है और इन सब के बिना हम चिंतन नहीं कर सकते हैं या उचित रूप से नहीं कर सकते हैं। तो जब हमारे पास बहुत सारे टॉपिक होंगे सोचने के लिए, हमारे अनुभव बहुत सारे होंगे, हमारे अब चिंतन शक्ति कहीं ना कहीं भाषा के माध्यम से ही होती है। तो तो इन दोनों स्थितियों का, संप्रत्ययों का, विभिन्न प्रकार के अनुभवों का और भाषा का उचित विकास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इससे हमारी चिंतन जो प्रक्रिया है उसको प्रेरणा मिलती है और हम जितनी ज़्यादा हमें भाषा का उचित विकास होगा तो उचित संप्रत्यय और भाषात्मक योग्यताओं के निर्माण के द्वारा हम अपनी समस्या को उचित ढंग से, प्रेरणात्मक रूप से, प्रभावशाली रूप से हम अपने बच्चों को समस्या का समाधान करना सिखा सकते हैं। अंतिम बिंदु है तर्क प्रक्रिया। अब तर्क प्रक्रिया का प्रभाव भी जो होता है वो कहीं ना कहीं चिंतन शक्ति पे पड़ता है, क्योंकि जो तर्क के द्वारा हम अपने विचारों की जो सत्यता है या विचारों की जो महत्वपूर्ण जो तत्व हैं उनको हम तर्क के द्वारा ही हम उनको स्पष्ट कर सकते हैं। तो हमें अपने बच्चों में हमेशा तर्कपूर्ण चिंतन करने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि अगर हम जैसे किसी भी टॉपिक पे बात करें तो बच्चों इस चीज़ के लिए सक्षम हो कि जब वो अपने परिणाम या समस्या से संबंधित समाधान प्रस्तुत करें तो वो अपने समाधान को या अपने हल को तर्कों के द्वारा अन्य व्यक्तियों को इस प्रकार के लिए विश्वस्त करें कि हाँ, मेरे द्वारा जो समस्या के समाधान प्रस्तुत किए गए हैं वो सही है। तो इस प्रकार तर्क की प्रक्रिया का ठीक होना या तर्क की प्रक्रिया का उचित बच्चों में विकास करके भी चिंतन शक्ति का विकास किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम चिंतन शक्ति का विकास अपने कक्षागत क्रियाओं के द्वारा बच्चों में अधिकाधिक अनुभव दे करके हम कर सकते हैं। ये सारी मानसिक क्रियाएं हैं जो कि एक शिक्षक को ध्यान रखनी होती है अपने बच्चों में चिंतन शक्ति का विकास करने के लिए, शिक्षा के अंतर्गत चिंतन शक्ति का विकास करने के लिए। आज का मेरा टॉपिक यहीं तक था। आज हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो ख़त्म हो चुकी है। तो आगे आने वाली वीडियो में हम सेकंड यूनिट के टॉपिकों पे जो टॉपिक्स होंगे उन पे हम चर्चा करेंगे। तब मैं आशा करती हूँ मेरा प्रयास आप लोगों के लिए लाभकारी रहा होगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।